अवनी एक पुरानी हवेली में चल रही नवीनीकरण परियोजना की इंटीरियर डिजाइनर थी। हवेली के एक सुनसान कमरे की चीड़ की लकड़ी की पुरानी अलमारी को खिसकाते समय उसकी नज़र पीछे की दीवार पर चिपके एक पीले पड़े लिफाफे पर पड़ी। उसे उत्सुकता से खोलकर देखा तो वह एक हस्तलिखित खत था। तन्वी। यह खत 1972 का था। अवनी हैरान रह गई। यह इतना ईमानदार, इतना कोमल प्रेम पत्र था कि उसने उसे पढ़ना जारी रखा। एक और खत मिला, फिर एक और। एक संदूक में छुपे ऐसे ही कई खत मिले। हर खत तन्वी के दिल की गहराइयों को उजागर कर रहा था। आदित्य के लिए उसका प्यार, जिसकी स्याही समय के साथ धुंधली पड़ गई थी। प्रिय आदित्य, खत शुरू होता था। आज सुबह जब तुम बगीचे में अखबार पढ़ रहे थे और मैं खिड़की से तुम्हें देख रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना मेरी कोई सुबह अधूरी है। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन की पहली किरण की तरह है, तुम्हारी उनके साझा सपने। लेकिन आखिरी खतों में एक उदासी घुलने लगी। परिवारों में मतभेद, जिम्मेदारियों का दबाव, और फिर वो आखिरी खत जिसमें तन्वी ने लिखा था कि उसकी शादी किसी और से तय हो गई है और वह आदित्य को भूल जाने की कोशिश करेगी। अवनी का दिल भर आया। उसे लगा जैसे उसने किसी के दिल का राज चुरा लिया हो। एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। उसने ठान लिया कि वह आदित्य को ढूंढकर ये खत उन्हें सौंपेगी। शायद दशकों पुराने इस अधूरे प्यार को कोई तसल्ली मिले। खोजबीन शुरू हुई। हवेली के पुराने रिकॉर्ड, पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत। काफ़ी मशक्क़त के बाद पता चला कि आदित्य अब एक सेवानिवृत्त शिक्षक है और शहर के दूसरे छोर पर एक छोटे से घर में अकेले रहते हैं। धीरे धीरे डोरबेल बजाई। दरवाज़ा एक सफ़ेद बालों वाले, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए, गंभीर मुद्रा वाले बुजुर्ग ने खोला। जी बताइए, उन्होंने पूछा। क्या मैं आदित्य जी से मिल रही हूँ? अवनी ने डरते डरते पूछा। हाँ, मैं ही आदित्य वर्मा हूँ। आप कौन हैं? अवनी ने खतों वाला बंडल निकाला। मुझे ये आपकी पुरानी हवेली में मिले हैं। मुझे लगा मैं आप तक पहुंचा दूं। आदित्य ने खत देखे। उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। आंखें भर आईं। उन्होंने बिना एक शब्द कहे खतों को अपने हाथों में थाम लिया, जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। अंदर आइए, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। बैठक में चाय पीते हुए आदित्य ने बताया, तन्वी के पिता राजी नहीं थे। वे धनी परिवार से थे। मैं एक मध्यम वर्गीय लड़का। उन्होंने ज़बरदस्ती तन्वी की शादी कलकत्ता के एक व्यापारी से कर दी। मैं उसके बाद कभी किसी से शादी नहीं कर पाया। क्या आपको पता है तन्वी अब कहाँ है? अवनी ने पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। सुना था कि उसका देहांत कई साल पहले हो गया, बीमारी से। यह सुनकर अवनी बहुत दुखी हुई। उसने सोचा था शायद यह मुलाकात एक सुखद अंत ला सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन खतों के मिलने का एक मतलब है बेटा। शायद तन्वी चाहती कि दुनिया को पता चले कि हमारा प्यार सच्चा था। सिर्फ हम दोनों ही नहीं, बल्कि तुम जैसे लोग भी इस बात की गवाह बने। उन्होंने एक खत खोलकर पढ़ा। देखो, यहाँ वह लिखती है कि उसने हमारी कहानी एक डायरी में लिखी थी। शायद वह डायरी कहीं मौजूद हो। यह सुनकर अवनी में एक नया जोश भर गया। उसने तन्वी के परिवार के बारे में पता लगाया। काफ़ी प्रयासों के बाद उसे तन्वी की बेटी से संपर्क करने में सफलता मिली। जब अवनी ने उसे पूरी कहानी सुनाई और खत दिखाए तो वह भावुक हो गई। उसने न केवल अपनी माँ की वह डायरी अवनी को दी, बल्कि आदित्य से मिलने की इच्छा भी जताई। रविवार की सुबह अवनी आदित्य के घर फिर से पहुंची, लेकिन इस बार उनके साथ तन्वी की डायरी और उनकी बेटी भी थी। आदित्य ने जब डायरी के पन्ने पलटे तो लगा जैसे तन्वी एक बार फिर से जी उठी हो। डायरी में आदित्य के लिए उसका प्यार, विरह की वेदना और आखिरी समय तक उनके प्रति समर्पण साफ झलक रहा था। आदित्य की आंखों में आए आंसू थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और संतुष्टि के आंसू थे। उन्होंने अवनी का हाथ थामकर कहा, तुम सिर्फ खत ही नहीं लाई हो बेटा, तुम एक लंबे समय से बंद पड़े दिल का बोझ हल्का कर आई हो। मैं तन्वी को भले ही खो चुका हूँ, लेकिन आज उसकी यादें मुझे वापस मिल गई हैं। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद तन्वी आंटी नहीं चाहती थी कि उनकी कहानी इस अलमारी की तरह धूल खाए।
आदित्य ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। एक अधूरी कहानी का अंत तो नहीं हुआ था, लेकिन उसे एक सुखद मोड़ जरूर मिल गया था। और अवनी को एहसास हुआ कि कभी कभी प्यार की गवाही देने वाली चीजें समय के थपेड़ों को सहकर भी जिंदा रहती हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया को यह याद दिला सकें कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती।